हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 631 पछताओ 3। जांचने की कोई जरूरत नहीं है। दया उस तरह का व्यक्ति नहीं है, बुजुर्ग मैडम शांगगुआन ने कहा। मुझे लगता है कि मन की शांति के लिए इसे देख लेना बेहतर है। शांगगुआन फुरोंग ने उपहार बॉक्स लिया और पैकेजिंग खोलना शुरू कर दिया। झाओ याशु को कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही आवरण हटा, शांगगुआन फुरोंग की आंखों में विजयी रोशनी चमक उठी। मैंने तुमसे कहा था कि यह नकली है। हमने अभी तक इसकी जांच भी नहीं की है। आपको कैसे पता कि यह नकली है? झाओ याशु ने उत्सुकता से पूछा। शांगगुआन फुरोंग ने आगे कहा, आंटी, मैं भी आज सुबह आइस क्रिस्टल स्किन केयर स्टोर पर गया था। मैं इतना भाग्यशाली नहीं था, मुझे नया लॉन्च किया गया उत्पाद नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ आए मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मिला। हालांकि इन दोनों उपहार बक्सों का बाहरी हिस्सा एक जैसा है, लेकिन उनके अंदर का हिस्सा पूरी तरह से अलग है। इस गुलाब के आवश्यक तेल को देखें। मेरे दोस्त की बाहरी पैकेजिंग हरे रंग की है, लेकिन यह लाल है। समुद्री शैवाल चेहरे के मास्क के साथ भी ऐसा ही है। असली मास्क सफेद पैकेज में आता है, लेकिन आपके पास सोने का है। शांगगुआन फुरोंग ने बहुत ध्यान से देखा। यह उपहार बॉक्स स्टोर में बिकने वाले उपहार बॉक्सों से बिल्कुल अलग था। झाओ याशु ने कहा, हो सकता है कि उन्होंने पैकेजिंग बदल दी हो। फुरोंग, आप सिर्फ इसलिए किसी चीज को नकली नहीं घोषित कर सकते कि पैकेजिंग अलग है। पहले सुरक्षा लेबल की जांच करें। झाओ याशु आइस क्रिस्टल स्किन केयर की बहुत शौकीन है। आज सुबह वह उनका नवीनतम उत्पाद नहीं खरीद पाई और निराश महसूस कर रही थी। अचानक एक आश्चर्यजनक उपहार सामने आया, लेकिन अब यह नकली होने का आरोप लगाया गया था। यह उसके लिए काफी रोलर कोस्टर था। यह कैसा मजाक था? शांगगुआन फुरोंग ने गुलाब का आवश्यक तेल उठाया, जो उपहार बॉक्स में सबसे महंगी वस्तु थी, और करीब से देखने के लिए इसकी पैकिंग को रोशनी में रखा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एनवाई अक्षर धीरे धीरे प्रकाश में आने लगे और चमकने लगे। यह आइस क्रिस्टल स्किन केयर का अनूठा सुरक्षा लेबल था। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक इतनी उन्नत थी कि वर्तमान में कोई भी इसे बाजार में दोहरा नहीं सकता था। शांगगुआन फुरोंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई। यह वास्तविक था। आइस क्रिस्टल स्किन केयर उत्पाद असली था। हे भगवान! तो फिर इसकी पैकेजिंग बाकी से अलग क्यों थी? झाओ याशु आश्चर्य से चिल्लाया, यह सुप्रीम संस्करण है। सुप्रीम एडिशन? इसका क्या मतलब है? शांगगुआन फुरोंग ने सदमे से बाहर आते हुए पूछा। झाओ याशु ने बताया, सुप्रीम एडिशन का मतलब है कि यह एक लग्जरी वर्जन है। आइस क्रिस्टल स्किन केयर मेंबरशिप कार्ड इस बारे में विस्तार से बताता है। सुप्रीम एडिशन लिमिटेड एडिशन से भी दुर्लभ है। अगर लिमिटेड एडिशन की 30 यूनिट हैं, तो सुप्रीम एडिशन की सिर्फ 3 यूनिट ही होंगी। शांगगुआन फुरोंग ने पहले कभी सदस्यता कार्ड के विवरण को ध्यान से नहीं पढ़ा था, न ही उसने कभी सुप्रीम एडिशन उत्पाद खरीदा था, इसलिए उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आंटी, आपको कैसे पता चला कि यह सुप्रीम एडिशन है? उसने चुनौती दी। यहाँ देखो, झाओ याशु ने सुरक्षा लेबल के सामने की ओर इशारा किया। लेबल पर सुप्रीम लिखा है। आखिर दया कौन है जो सुप्रीम एडिशन के कॉस्मेटिक उत्पादों को हासिल कर सके? मैं इसे लंबे समय से खरीदना चाहता था, लेकिन कभी खरीद नहीं पाया। सौंदर्य प्रेमी झाओ याशु बिल्कुल खुश थे। अब वह अन्य धनी परिवारों की महिलाओं के बीच अपनी शान दिखा सकती थी। आजकल उनकी पार्टियों में आभूषणों की तुलना करना अब मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि किसके पास लिमिटेड एडिशन आइस क्रिस्टल स्किन केयर ज्यादा है। जिस महिला के पास ज्यादा आभूषण होते थे, वह उनके सर्कल में लोकप्रिय होती थी। सुप्रीम एडिशन आइस क्रिस्टल स्किन केयर का अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। बुजुर्ग मैडम शांगगुआन थोड़ा हैरान हुई, तो यह असली है या नकली? झाओ याशु ने हंसते हुए कहा, बेशक यह असली है। इसके अलावा इसे ढूंढना सबसे मुश्किल है। इसके अलावा कौन नकली सामान उपहार के रूप में देगा?
यह अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बुजुर्ग मैडम शांगगुआन ने बार बार सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था, दया उस तरह का व्यक्ति नहीं है। भाभी, वास्तव में दया कौन है? झाओ याशु जिज्ञासा से भर गया। आखिर यह व्यक्ति ऐसी चीज कैसे दे सकता है जिसे वह खुद, जो एक अमीर परिवार से है, खरीद भी नहीं सकती, और वह भी 2 बक्से। मैं बस एक स्वनियोजित नूडल विक्रेता हूं जो ग्रामीण इलाकों से बीजिंग आया हूं, शांगगुआन फुरोंग ने कुछ निराशा के साथ उत्तर दिया। वह भी उत्सुक थी। एक स्वनियोजित विक्रेता ऐसी चीजें कैसे खरीद सकता है? बेशक, शांगगुआन फुरोंग ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे एक और कारण है। उसे उम्मीद थी कि झाओ याशु आइस क्रिस्टल स्किन केयर को अस्वीकार कर देगा। झाओ याशु की स्थिति को देखते हुए वह एक स्वनियोजित विक्रेता से मिले उपहार को तुच्छ समझेगी, है ना? अगर झाओ याशु मना कर दे तो स्किन केयर वापस उसके पास आ जाएगा। अध्याय 632। अब पछताओ। 4। यदि जिया झेनझेन आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन का मानक संस्करण पाकर खुश थी, तो वह निश्चित रूप से यह जानकर ईर्ष्या से मर जाएगी कि मेरे पास सुप्रीम संस्करण है। हालांकि शांगगुआन फुरोंग थोड़ी हावी हो सकती थी, लेकिन उसमें कुछ चतुराई भी थी। हालांकि झाओ याशु ने शांगगुआन फुरोंग के निहित इरादे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बूढ़ी शांगगुआन महिला को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप दया से काफी संतुष्ट होंगी, है ना? यदि उसने शांगगुआन फुरोंग का अनुसरण किया होता तो यह मूर्खतापूर्ण होता। आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन जैसा उत्कृष्ट उत्पाद कौन नहीं चाहेगा? संतुष्ट? बूढ़ी शांगगुआन महिला ने बार बार अपना सिर हिलाया। बहुत संतुष्ट। तो फिर तुम इस मामले को कब निपटाने की योजना बना रहे हो? आजकल एक अच्छी महिला मिलना आसान नहीं है। चूंकि देहुई और उसके कर्म इतने अच्छे हैं, इसलिए मन की शांति के लिए पहले ही मामले को सुलझा लेना बेहतर है, झाओ याशु ने आगे कहा। यद्यपि वह दया से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, फिर भी दया के बारे में उसकी धारणा काफी अच्छी थी। तो क्या हुआ अगर वह ग्रामीण क्षेत्र से आती है? यहां तक कि ग्रामीण इलाकों की एक लड़की भी सुप्रीम एडिशन आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन हासिल करने में कामयाब रही। उनके कुलीन वर्ग के लोगों के लिए तो मानक संस्करण भी पहुंच से बाहर था। शांगगुआन की बूढ़ी महिला ने आगे कहा, यह देहुई और दया के इरादों पर निर्भर करेगा। वह बड़ी थी और कुछ फैसले युवा लोगों को लेने चाहिए। बहुत ज्यादा दखलंदाजी नुकसानदेह हो सकती है। जब चीजें स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगी तो वे ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा शांगगुआन देहुई शायद इस मामले को लेकर काफी जल्दबाजी में है, भले ही वह ऐसा न भी कर रही हो। झाओ याशु ने सिर हिलाया। यह सही है, यह मामला 2 मुख्य पात्रों पर निर्भर करता है। मुझे अब दबाव डालना बंद कर देना चाहिए, भाभी। मुझे घर पर काम निपटाने हैं। आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन के लिए धन्यवाद। मुझे वापस जाना चाहिए। ऐसा कहकर झाओ याशु ने शांगगुआन फुरोंग के हाथों से उपहार बॉक्स ले लिया। फुरोंग, जब तुम्हें समय मिले तो मुझसे मिलना। शांगगुआन फुरोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन के सुप्रीम एडिशन से अलग नहीं होना चाहती थी। यदि वह अभी नहीं गई तो शायद बाद में उसे मौका न मिले। झाओ याशु मूर्ख नहीं था। जब बक्सा शांगगुआन फुरोंग के हाथों से निकला तो उसका दिल भी खाली हो गया। सुप्रीम संस्करण आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन, यह मूलतः उसका था। पलक झपकते ही वह किसी और का हो गया। चाची, शांगगुआन फुरोंग खड़ा हो गया और झाओ याशु के हाथ में आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन को घूरने लगा। फुरोंग, क्या कुछ और है? झाओ याशु ने शांगगुआन फुरोंग की ओर देखा और ऐसा दिखावा किया जैसे वह शांगगुआन फुरोंग की आंखों में छिपे अर्थ को नहीं समझ पा रहा हो। चाची, वो बर्फीली त्वचा जेड रंग। झाओ याशु ने मुस्कुराते हुए कहा, फुरोंग, चिंता मत करो, मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगी। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रहूंगी। मुझे अब जाना होगा। ऐसा कहकर वह जल्दी से शांगगुआन के घर से चली गई। उसे डर था कि शांगगुआन फुरोंग उसके हाथ से आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन छीन सकता है। शांगगुआन फुरोंग हताश होकर सोफे पर गिर पड़ी। उसका चेहरा अत्यंत अप्रिय था। बूढ़ी शांगगुआन महिला ने असमंजस में पूछा, क्या हुआ? शांगगुआन फुरोंग ने बूढ़ी शांगगुआन महिला की ओर मुड़कर शिकायत की, आप मेरी चाची को आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन कैसे दे सकती हैं?
क्या आप जानती हैं कि सुप्रीम एडिशन पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैं आज सुबह 7 बजे उठा, 8 बजे मॉल पहुंचा और मुझे एक मानक संस्करण भी नहीं मिला। आपने मुझे बताए बिना ही मेरी चीज भी दे दी। शंगगुआन फुरोंग परेशान था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह उसकी बात थी। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने शंगगुआन फुरोंग की ओर देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि आई स्किन जेड कॉम्प्लेक्शन नकली था? क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? शंगगुआन फुरोंग हैरान रह गया। भले ही यह नकली हो, आप इसे किसी और को नहीं दे सकते। बूढ़ी शंगगुआन महिला ने शांति से अपने अखबार का पन्ना पलटते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसका चेहरा बर्बाद हो जाएगा वह तुम नहीं हो। तुम इतनी चिंतित क्यों हो? बूढ़ी महिला शंगगुआन ने यह जानबूझकर किया था। वह शंगगुआन फुरोंग को परेशान करना चाहती थी, अन्यथा वह सदैव कृतज्ञ ही बनी रहेगी। शंगगुआन फुरोंग ने बहस शुरू कर दी। मैंने कहा था कि इससे उसका चेहरा खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरी याददाश्त कम नहीं हो रही है। अगर मुझे सही याद है तो तुमने कल सुबह दया को सीधे मना कर दिया था, है ना? शंगगुआन फुरोंग के अफसोस ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने आगे कहा, फुरोंग, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि लोगों को उनके रूप और पृष्ठभूमि से मत आको। तुम कभी भी अपनी यह आदत नहीं छोड़ती। साथ ही तुम्हें वाकई अपना दबंग रवैया बदलने की जरूरत है, वरना भविष्य में तुम्हें कौन बर्दाश्त कर पाएगा? जब तक झाओ शेन मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं, यह पर्याप्त है। शंगगुआन फुरोंग परेशान था। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं अब जा रहा हूं। झाओ शेन शंगगुआन फुरोंग का पति था, जो आमतौर पर उसके कड़े नियंत्रण में रहता था। निजी तौर पर झाओ शेन ने बूढ़ी शंगगुआन महिला से अनगिनत बार शिकायत की थी। अध्याय 633, अब पछताओ। 5 लेडी शंगगुआन को अपने ईमानदार और आज्ञाकारी दामाद के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। वह झाओ शेन की सहायता करना चाहती थी, लेकिन उसका अपनी बेटी पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। लेडी शंगगुआन ने शंगगुआन फुरोंग की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। शंगगुआन फुरोंग गुस्से से भरा हुआ झाओ के घर लौट आया। फुरोंग, तुम वापस आ गए। झाओ शेन तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। ओह ठीक है। झाओ शेन ने तुरंत शंगगुआन फुरोंग के लिए एक कप चाय डाली। एक घूंट पीने के बाद शंगगुआन फुरोंग ने तुरंत चाय वापस थूक दी। झाओ शेन, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था मुझे पुएर चाय पसंद नहीं है? मुझे बिलुओचुन चाय चाहिए। बिलुओचुन चाय, इसका कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ में नहीं आया? शंगगुआन फुरोंग पहले से ही गुस्से से उबल रहा था और झाओ शेन, जो हमेशा से बलि का बकरा रहा था, आसान निशाना था। झाओ शेन तुरंत डर से कांप उठे और जल्दी से शंगगुआन फुरोंग के मुंह को पोंछने के लिए एक टिश्यू ले आए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं खुद यह पुएर चाय पीने जा रहा था। मैंने गलत बर्तन में चाय डाल दी। मैं तुम्हारे लिए एक और चाय डालूंगा। झाओ शेन, शंगगुआन फुरोंग ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपना चाय का प्याला चाय की मेज पर पटक दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें पुएर चाय पीने की भी अनुमति नहीं है। इस घर में कोई पुएर चाय नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इसे खरीदने की अनुमति किसने दी? तुम्हें इसकी अनुमति किसने दी? क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? फुरोंग, मुझे खेद है, मैं अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। झाओ शेन, अजीब आदमी, पुएर जैसी काली और लाल चाय पसंद करता था, लेकिन शंगगुआन फुरोंग को केवल हरी चाय पसंद थी और वह केवल हरी चाय ही पीता था। और इस तरह संघर्ष बढ़ता गया। शंगगुआन फुरोंग, जो इतना क्रोधित था कि बोल नहीं पाया, उसने चायदानी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया और टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, घुटने टेको। झाओ शेन, मुझे आखिरकार एहसास हो गया है। जब तक मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरे नियमों को कभी याद नहीं रखोगे। झाओ शेन की मां भीतरी कमरे से बाहर निकली और अपनी दबंग और दबंग बहू को देखकर दंग रह गई। वे कुछ भी बोलने में असमर्थ थी।
झाओ शेन एक आसान व्यक्ति था और जब शांगगुआन फुरोंग ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया तो वह घुटनों के बल बैठ गया। वे तीखे टुकड़े थे। बिना चोट खाए कोई उन पर घुटने कैसे टेक सकता है? झाओ शेन की मां चिंता से भौचक्की रह गई, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जब उसका बेटा इतना कमजोर था तो किसे दोषी ठहराया जा सकता था। तभी बटलर यह बताने आया, मैडम, मिस जिया आ गई है। शांगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन की ओर मुड़कर कहा, कमरे में जाकर घुटने टेक दो। ठीक है फुरोंग, गुस्सा मत हो। तुम्हें पता है कि किताबों में क्या लिखा है, गुस्सा तुम्हें जल्दी बूढ़ा बना सकता है। झाओ शेन जल्दी से बेडरूम की ओर चला गया। कुछ ही देर बाद जिया झेनझेन बाहर से अंदर आई। फुरोंग। जिनजेन, शांगगुआन फुरोंग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। फुरोंग, मॉल में तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक क्यों चले गए? जिया झेनझेन ने चिंतित होकर पूछा। शांगगुआन फुरोंग ने जवाब दिया, यह कुछ भी नहीं है। बेशक वह यह नहीं कह सकती थी कि वह आइस स्किन जेड क्रीम के सुप्रीम एडिशन से चूक गई थी। यह सब बूढ़ी महिला शांगगुआन को धन्यवाद है। और दया। निश्चित रूप से उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा। अगर उसने पहले ही बता दिया होता कि यह आइस स्किन जेड क्रीम का सुप्रीम एडिशन है तो यह गलतफहमी नहीं होती, है ना? ग्रामीण लोग हमेशा ग्रामीण ही रहेंगे और कभी भी सुर्खियों में नहीं आ सकेंगे। हालांकि उसने अभी अभी झाओ शेन पर अपना गुस्सा निकाला था, लेकिन शांगगुआन फुरोंग अभी भी गुस्से में था। जिया झेनझेन ने फर्श पर बिखरे टुकड़ों पर नजर डाली और फुसफुसाया, क्या तुम्हारा जिकिंग के पिता के साथ फिर से झगड़ा हुआ? जिकिंग शांगगुआन फुरोंग की सबसे बड़ी बेटी थी जो 9 साल की थी। शांगगुआन फुरोंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह कचरे की तरह बेकार है। वह मो किशन से भी तुलना योग्य नहीं है। जिया झेनझेन ने शांगगुआन फुरोंग की आस्तीन खींचकर उसे अपनी आवाज कम करने का संकेत दिया। शांगगुआन फुरोंग ने पलटकर कहा, डरने की क्या बात है? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। आखिरकार शांगगुआन परिवार की मुखिया वही थी। कौन उसके साथ कुछ करने की हिम्मत कर सकता था? चाहे वे युवा हों या बूढ़े, सभी को उसके नियमों के अनुसार जीना पड़ता था। जिया झेनझेन ने शांगगुआन फुरोंग को सोफे पर खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, फुरोंग, तुम्हें वाकई अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। सब कुछ होने के बावजूद जिकिंग के पिता एक मर्द हैं और उनकी अपनी गरिमा है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि एक दिन वह बदला ले सकता है? जिया झेनझेन शांगगुआन फुरोंग को कई सालों से जानती थी और वह उसके गुस्से से अच्छी तरह परिचित थी। बहुत गर्म स्वभाव और बहुत दबंग। फुरोंग, कुछ सत्य शब्द सुनने में अप्रिय लगते हैं। उसके शब्दों पर शांगगुआन फुरोंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। जिया झेनझेन जानती थी कि यह यहाँ रुकने का सही समय नहीं है, इसलिए उसने कहा, यह जानकर कि तुम ठीक हो मेरा मन शांत हो जाता है। मैं फिर चलती हूँ। मम्मा, शांगगुआन फुरोंग ने सिर हिलाया। विद्यालय। नियांग की कल दोपहर चीनी भाषा की परीक्षा थी। आज उसकी गणित और अंग्रेजी की परीक्षा थी। वह ठीक उस समय परिसर में पहुंची जब कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। नियांग ने नीले और सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। जब वह कपूर के पेड़ों की छाया में रास्ते पर चल रही थी तो उसने कई छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जो उसे देखने के लिए रुक गए। अध्याय 634। अब पछताओ। 6। अरे बाप रे, वह बहुत सुंदर है। यहां तक कि कुछ लड़कियां भी अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह नियांग है ना? हाँ, यह वही है, 5वीं कक्षा की नियांग। मैंने सुना है कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। उसे कक्षाओं में जाने की जरूरत नहीं है और वह केवल परीक्षा देने आती है। वह अविश्वसनीय है। नियांग बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी आधी भी सुंदर होती तो मुझे संतुष्टि होती। ऐसा लग रहा था कि नियांग ने अपने आसपास हो रही चर्चाओं को नहीं सुना था। उसका चेहरा भावशून्य था। अगर कई साल पहले उसने ऐसी बातें सुनी होती तो उसे कुछ हद तक रोमांच महसूस होता। अधिक अनुभवों के साथ वह उदासीन हो गई। नियांग। एक आकृति पीछे से उसकी ओर दौड़ी। नियांग ने मुड़कर देखा तो वह ली वेई था।
नी यांग ने रुककर पूछा, अगर उसे सही याद है तो क्या ली वेई पहले ही स्नातक नहीं हो चुका था? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। यौवन के दौरान परिवर्तन बहुत तेजी से हो सकते हैं। लंबे समय तक गर्मी की छुट्टियों में उसे न देखने के बाद ली वेई का कद काफी बढ़ गया था और उसकी आवाज में भारीपन आ गया था। नी यांग ने सिर हिलाया, काफी आश्चर्य हुआ, क्या आपने पहले ही स्नातक नहीं किया है? ली वेई ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। नी यांग, ली वेई ने आगे कहा, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैंने 1 साल फिर से परीक्षा देने का फैसला किया। अब मैं 8वीं कक्षा में हूँ। ओह, नी यांग ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। भाई अवे, झो जुएमी ने पीछे से आकर कहा। ली वेई कुछ हद तक नी यांग को यह बताने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे कि वह झो जुएमी के कितने करीब थे। उन्होंने बस ठंडे दिमाग से सिर हिला दिया। झो जुएमी की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। ली वेई ने आगे कहा, परीक्षा शुरू होने वाली है, आपकी तैयारी कैसी है, नी यांग? सब ठीक चल रहा है, नी यांग ने सिर हिलाया। फिर कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, मुझे अब निकलना होगा, मुझे कुछ काम है। बात खत्म करने के बाद वह टीचिंग बिल्डिंग की ओर भाग गई। ऐसा लगता है कि नी यांग मुझे पसंद नहीं करती, झो जुएमी ने शिकायत की। ली वेई ने कहा, शायद आपने नी यांग को गलत समझा है। वह वास्तव में बहुत अच्छी है। यह सुनकर झो जुएमी को और भी अधिक दुख हुआ। वह और ली वेई बचपन के दोस्त थे, लेकिन नी यांग के आने के बाद से ऐसा लगने लगा कि ली वेई अब उसके प्रति उतना उत्साहित नहीं है। उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ी। नी यांग को अकादमिक रूप से मात दो। ली वेई का ध्यान उस पर चलाओ। झो जुएमी ने दृढ़ निश्चय के साथ मुट्ठी बांधी। वे दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए शिक्षण भवन की ओर बढ़े। दोपहर 1:30 बजे मासिक परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। जैसे ही नी यांग ने अपना गणित का पेपर शुरू किया, उसे पेट में एक परिचित दर्द महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? नी यांग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वह हाल ही में इतनी व्यस्त थी कि उसे दिनों का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि आज ही उसका मासिक धर्म आने वाला है। मासिक धर्म के दौरान एक महिला का शरीर सबसे कमजोर होता है। नी यांग कोई अपवाद नहीं थी और इसके अलावा उसे मासिक धर्म के दौरान गंभीर दर्द का सामना करना पड़ा। कई दवाइयां लेने के बाद भी कोई फायदा न होने पर नी यांग ने इलाज कराना छोड़ दिया, क्योंकि दर्द तो केवल 1 या 2 दिन तक ही रहता है। शायद यही कारण है कि वे कहते हैं कि डॉक्टर स्वयं अपना इलाज नहीं कर सकते। उसके शरीर पर कोई सैनिटरी नैपकिन नहीं था और वह परीक्षा कक्ष में 2 पुरुष निरीक्षकों के साथ थी। यदि उसने दर्द सहन करने की कोशिश की तो इसका परिणाम खूनी संघर्ष हो सकता था। कई सेकंड की हिचकिचाहट के बाद नी यांग ने अपना हाथ उठाया। क्या हुआ, छात्रा नी यांग? हालांकि निरीक्षक उसकी कक्षा से नहीं था, नी यांग स्कूल में काफी प्रसिद्ध थी, उसे न जानना मुश्किल था। टीचर, मेरे पेट में दर्द है, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? जैसे ही ये शब्द बोले गए, परीक्षा कक्ष में सभी लोगों की उत्सुकता या चिंता भरी निगाहें नी यांग की ओर मुड़ गई। यह निरीक्षक एक क्षण के लिए झिझका, फिर बोला, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो, नी यांग? शायद नहीं। छात्रों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए निरीक्षक ने कहा, ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं। मैं आपके क्लास टीचर से बात करूंगा। धन्यवाद टीचर सुन। नी यांग टीचर को धन्यवाद देने के लिए झुकी, अपना ड्राफ्ट पेपर और पेंसिल बॉक्स उठाया और कक्षा से बाहर की ओर चल दी। जैसे ही नी यांग चली गई, टीचर सुन उसकी मेज से टेस्ट पेपर लेने आई। यह देखकर दूसरा शिक्षक तुरंत आया, अंधेरे घोड़े का प्रदर्शन कैसा है? पर्दे के पीछे सभी लोग नी यांग को उसके नाम से पुकारने के बजाय उसे डार्क हॉर्स के रूप में संदर्भित करते थे। अभी केवल 20 मिनट हुए हैं और उसने आधा काम पूरा कर लिया है, सब सही है। शिक्षक सन ने उसे टेस्ट पेपर थमाते हुए कहा, ऐसा प्रतिभाशाली छात्र हमारी कक्षा में क्यों नहीं हो सकता? दूसरे अध्यापक ने भी आह भरी। नी यांग के कक्षा से बाहर जाने के बाद वह सबसे पहले शौचालय गई, अस्थायी उपाय के रूप में टिश्यू पेपर का उपयोग किया। फिर उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी, उसे अपनी कमर के चारों ओर बांधा
और जल्दी से अपनी बाइक पर सवार होकर सुपरमार्केट चली गई। अध्याय 635, अब पछताओ। 7 अक्टूबर के चंद्र महीने में नी यांग ने केवल एक सफेद बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था। हल्की हवा के झोंके में ठंडक का एहसास था और उसके मासिक चक्र के साथ नी यांग थोड़ी पीली दिख रही थी। 1980 के दशक से पहले चीन में मासिक धर्म पैड उपलब्ध नहीं थे। 1984 में मासिक धर्म पैड को चीन में हाल ही में पेश किया गया था। 1980 के दशक से पहले सभी लोग कपड़े से बनी मासिक धर्म बेल्ट का इस्तेमाल करते थे। मासिक धर्म बेल्ट कपड़े की एक पट्टी होती थी जिसे एक साथ सिल दिया जाता था। ज्यादातर घरों में मासिक धर्म के दौरान 2 बेल्ट रखी जाती थीं, एक पहनने के लिए और दूसरी धोने के लिए। यद्यपि चीन में मासिक धर्म पैड की शुरुआत हो चुकी थी, फिर भी अधिकांश लोग अभी भी मासिक धर्म बेल्ट का ही उपयोग करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मासिक धर्म पैड के एक पैकेट की कीमत 8 या 9 युआन थी, लेकिन उस समय लोगों की मासिक आय केवल 30 युआन के आसपास थी, जिससे वे खरीदने लायक नहीं थे। और चूंकि बिक्री कम थी, इसलिए बहुत कम दुकानों में उन्हें बेचा जाता था। आपको खास दुकानों पर ही जाना पड़ता था। नी यांग ने घरेलू उपयोग के लिए काफी कुछ खरीदा, लेकिन अब वह शहर में थी। नी यांग ने अपनी गति तेज कर दी। उसे जल्दी करनी होगी। तभी एक शानदार कार अचानक नी यांग के सामने आकर रुकी। आमतौर पर नी यांग को निश्चित रूप से लगता था कि यह कार परिचित लग रही है, लेकिन आज उसे अचानक चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। यह कार किसकी थी? कितना अशिष्ट! क्या उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह जल्दी में थी? जैसे ही नी यांग अपना आपा खोने वाली थी, ड्राइवर की खिड़की नीचे लुढ़क गई और वू डेमिंग का उत्साहित चेहरा दिखाई दिया। भाभी, भाभी! इससे पहले कि नी यांग कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, पीछे की कार का दरवाजा अंदर से खुला और सबसे पहले एक लंबा पैर दिखाई दिया। पैर की रेखा के ऊपर की ओर एक स्पष्ट चेहरा दिखाई दिया। भाई मो! नी यांग के अंदर का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। यांग, मो किशेन ने आगे बढ़कर नी यांग को अपनी बाहों में भर लिया। बाहर बहुत ठंड है, तुमने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हैं? जैसे ही उसने यह बात कही, मो किशेन ने अपना गहरा नीला ट्रेंच कोट उतार दिया और उसे नी यांग के चारों ओर लपेट दिया। ट्रेंच कोट मोटा नहीं था, लेकिन उसमें शरीर का तापमान गर्म था, साथ ही धुएं की हल्की गंध भी थी, जो एक अजीब तरह की आश्वस्त करने वाली अनुभूति दे रही थी। भाई मो, आप कब वापस आए? नी यांग ने मो किशेन की ओर देखा। मो किशन झुककर कोट के बटन लगाने में व्यस्त था। अभी विमान से उतरा हूं। उसने मूल रूप से नी यांग को आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई थी, लेकिन सड़क पर उससे टकराने के बाद मो किशेन अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। तभी नी यांग को अपने शरीर के भीतर से दर्द की एक और लहर महसूस हुई। उसने मो किशेन की बाह पकड़ ली। भाई मो, मुझे जाना होगा, मुझे स्टोर जाना है। यदि सचमुच बहुत अधिक खून बह गया तो क्या होगा? मैं वो डेमिंग से तुम्हें वहां ले चलूंगा। यहाँ बाइक चलाने के लिए बहुत ठंड है। देखो तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। मो किशेन ने उसके चेहरे पर चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया। न केवल पीला बल्कि बर्फ जैसा ठंडा भी। नी यांग एक पल के लिए झिझकी और फिर सिर हिलाया। ठीक है। वो डेमिंग ने कुशलतापूर्वक बाइक को ट्रंक में ठूंस दिया। नी यांग और मो किशन पिछली सीट पर बैठ गए। यांग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मो किशन ने नी यांग का हाथ कसकर पकड़ लिया, यह देखकर कि उसके प्रयासों के बावजूद उसका हाथ गर्म नहीं हो रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। नी यांग ने अपना सिर हिलाया। बस मुझे आगे की दुकान तक ले चलो। वह उसे इस बारे में कैसे बताती? नी यांग का हाथ उसके पेट पर टिका हुआ, उसका चेहरा पीला, उसके हाथ और पैर ठंडे देखकर मो किशेन ने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि क्या हो रहा था और वो डेमिंग से कहा, जो ड्राइवर की सीट पर था, डेमिंग, गति बढ़ाओ। कार जल्दी से दुकान पर पहुंच गई। नी यांग तुरंत कार से बाहर निकलने के लिए झुकी, लेकिन मो किशेन ने उसे रोक लिया। कार में रहो, मैं जाऊंगा। नी यांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या खरीदना है? मो किशेन के कान एक पल के लिए लाल हो गए। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है? मो किशेन के कान और भी लाल हो गए। नी यांग के कान भी लाल हो गए। हे भगवान!
क्या वह संभवतः जान सकता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी? वू डेमिंग ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया। भाई सिक्स, भाभी, आप किस तरह की पहेली खेल रहे हैं? जानने या न जानने के बारे में यह सब क्या बात है? जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तब तुम समझ जाओगे। मो किशन ने वू डेमिंग की ओर देखा। वू डेमिंग, एक और दिन कुत्ते का खाना खाते हुए। मैं अभी आता हूँ। मो किशेन ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। दुकान के अंदर मो किशेन ने काउंटर पर रखे लाल जार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वह ले लूंगा। उस समय अधिकांश मासिक धर्म पैड जार में पैक होते थे। सेल्स गर्ल एक युवा महिला थी। उसने शायद ही किसी आदमी को ये खरीदते देखा था और उसके गाल भी लाल हो गए थे। उसने पूछा, कॉमरेड, क्या यही है? मो किशेन ने पहले सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। मुझे सबसे अच्छा वाला दो। हे भगवान, यह किसका पति है? बहुत विचारशील। तो फिर इस आयातित वाले के बारे में क्या ख्याल है? इसकी कीमत 18 युआन है। क्या यह सबसे अच्छा है? मो किशेन ने पूछा। हाँ, सेल्समैन ने सिर हिलाया। मैं इसे ले लूंगा। सेल्स गर्ल सचमुच बहुत उत्साहित थी। किसका पति इतना विचारशील है कि इतने महंगे सैनिटरी पैड खरीदने को तैयार है? सैनिटरी पैड चुनने के बाद मो किशेन अगले दरवाजे पर कपड़ों की दुकान पर गया और नए कपड़ों का एक सेट खरीदा। उसके बाद ही वह कार में लौटा, नियांग की बाहों में सामान ठूसा और फिर वू डेमिंग को वानचिंग विला जाने का निर्देश दिया। नियांग ने बैग में रखे सामान पर नजर डाली तो वह शर्मा गई। उसने गलत चीज नहीं खरीदी। उसे यह कैसे पता चला? नियांग ने मो किशेन की आस्तीन खींचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बाथरूम जाना है। मो किशेन ने सिर हिलाया, मुझे पता है। चिंता मत करो, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। जल्द ही कार एक खूबसूरत विला के सामने रुकी। मो किशेन पहले कार से बाहर निकला और नियांग के लिए दरवाजा खोला। जिस क्षण नियांग कार से बाहर निकली, उसे मो किशन ने अपनी बाहों में ले लिया। नियांग, जो अचंभित थी, ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी बाहें मो किशेन की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। मुझे जल्दी से नीचे रखो। नहीं। मो किशन ने वू डेमिंग की ओर रुख किया। डेमिंग, आप पहले जा सकते हैं। ठीक है भाई सिक्स, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना याद रखना। वू डेमिंग ने अपनी जेब में पड़े पेजर की ओर इशारा किया। मो किशन ने सिर हिलाया, फिर नियांग को विला में ले गए। भाई मो, मैं अपने आप चल सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? मो किशेन ने उसके पेट पर नजर डाली। नियांग, बकवास। हालांकि मो किशेन अक्सर इस विला में नहीं रुकते, लेकिन इसे नियमित रूप से किसी न किसी द्वारा साफ किया जाता है। अंदरूनी हिस्सा बहुत साफ था। मो किशेन ने नियांग को मास्टर बेडरूम में ले जाया। अकेले ही बाथरूम का दरवाजा खोला, नियांग को नीचे उतारा और कहा, अंदर नए टॉयलेटरीज हैं, मैं बाहर हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना याद रखें। नियांग ने सिर हिलाया और बाथरूम का दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी। जल्द ही अंदर से पानी के छींटे पड़ने की आवाजें आने लगी। मो किशेन लिविंग रूम में सोफे पर बैठे और कुछ ही समय में एशट्रे में कुछ सिगरेट के टुकड़े थे। नियांग वहां काफी देर तक रुकी। उसने अपने कपड़े धोए और उन्हें उस थैले में रख दिया जिसमें उसके नए कपड़े रहते थे। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आई, उसने मो किशन को कटोरा लेकर आते देखा। यांग, बिस्तर पर जाकर आराम करो। पहले यह एंजेलिका ब्राउन शुगर वाटर पी लो। नियांग ने अपनी आंखें मूंद ली, एक कदम आगे बढ़ी, मो किशन से ऊंचे पायदान पर खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके कंधे पर टिका दिया। मुझे बताओ, क्या तुम अक्सर इस तरह से महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते हो? कबूल करो, विरोध करने की तुलना में कबूल करना कम गंभीर है। युवती, मो किशन अचंभित रह गया। मेरी सबसे बड़ी बहन मुझसे 22 साल बड़ी है, मेरी दूसरी बहन मुझसे 18 साल बड़ी है, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। अध्याय 636, अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। 1 परफेक्ट। नियांग खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। भाई मो, क्या तुम सच में अनजान हो या नाटक कर रहे हो? मो किशेन ने कहा, वास्तव में मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। नियांग ने बताया, मैं जिस छोटी बहन का जिक्र कर रही हूँ वह आपकी कल्पना से अलग है।
इस संदर्भ में यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप तब भी याद करते हैं जब आप उसे एक दिन के लिए भी नहीं देखते हैं। 80 के दशक के पुरुषों की मानसिकता कुछ हद तक अंधराष्ट्रवादी थी और यौन शिक्षा अभी तक लोकप्रिय नहीं हुई थी। यह दुर्लभ बात थी कि कोई पुरुष किसी महिला की जरूरतों को इतनी अच्छी तरह समझ पाता था। फिर भी मो किशन सैनिटरी पैड, कपड़े धोने का सामान खरीदना जानता था और यहाँ तक कि एंजेलिका ब्राउन शुगर वाटर के बारे में भी जानता था। यह स्पष्ट था कि उसे ऐसे काम करने का अनुभव था। एक ऐसी खूबसूरती है जो पहली नजर में ही अविस्मरणीय हो जाती है। अगर मैं उसे एक दिन भी न देखूं, तो मैं उसके विचारों में खो जाऊंगा। मो किशन ने लापरवाही से कटोरा साइड टेबल पर रख दिया और नी यांग को अपनी बाहों में खींचकर पहल की। यांग यांग, तुम मेरी छोटी बहन हो। नी यांग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसके आलिंगन में झुक गई। यह साधारण आलिंगन लगभग 2 मिनट तक चला। फिर मो किशन ने नी यांग को छोड़ दिया और उसे सोफे पर धकेल दिया। जल्दी करो और मीठा सूप पी लो इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। नी यांग ने चीनी मिट्टी का कटोरा लिया और सोचो, तुमने दावा किया था कि तुमने पहले कभी अन्य छोटी बहनों को प्रपोज नहीं किया था। मेरी सूंघने की शक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में तेज है, मो किशन ने समझाया। और यह मैंने हमारी सफाई करने वाली महिला आंटी लिसा से पूछा। बोलते समय उसका चेहरा लाल हो गया। यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के प्रश्न पूछे। यहां तक कि आंटी लिसा भी हैरान रह गईं। जब नी यांग नहा रही थी तो आंटी लिसा लगातार नजरें चुरा रही थीं, यह देखने के लिए उत्सुक थीं कि जिस लड़की ने उनके मालिक को मोहित किया था वह कैसी दिखती है। सचमुच? नी यांग को संदेह हुआ। सच में? मो किशन ने 3 उंगलियां उठाईं। बॉस, मैं कसम खाता हूं, आप मेरी एकमात्र छोटी बहन हैं। नी यांग ने एंजेलिका ब्राउन शुगर वाटर का एक घूंट लिया। तो मुझे लगता है कि इस बार मैं अनिच्छा से आपकी बात पर विश्वास करूंगी। यांग यांग, क्या तुम बिस्तर पर थोड़ा आराम करना चाहोगे? मो किशन ने आगे पूछा। कोई जरूरत नहीं। शायद एंजेलिका ब्राउन शुगर वाटर की वजह से नी यांग को आज पेट में दर्द नहीं हुआ। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। वह 1 घंटे से बाथरूम में थी। सड़क पर बिताए समय को मिलाकर शाम के 5 बज चुके थे। खिड़की से सूर्यास्त की झलक अंदर आ रही थी और कमरा सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। यह सुंदर एवं शांतिपूर्ण था। इतनी जल्दी जा रहे हो? मो किशन ने खाली कटोरा उठाया। 5 बज चुके हैं। नी यांग ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा किया। मो किशन ने अपना कोट उठाया और लापरवाही से अपने शरीर पर लपेटते हुए कहा, फिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं टैक्सी लेकर वापस आ सकता हूं। तुम्हें घर जाकर चेक इन कर लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, नी यांग ने कहा। मो किशन हंसा। वे नहीं जानते कि मैं आज वापस आ गया हूं। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ठीक है, नी यांग ने सिर हिलाया। जैसे ही वे जाने वाले थे, आंटी लिसा खाली कटोरा लेने के लिए आईं। चाची लिसा, यह मिस नी है। मो किशन ने परिचय कराया। आंटी लिसा, एम कंट्री की एक गोरी, नीली आंखों वाली महिला। सटीक रूप से कहा जाए तो वू डेमिंग के अलावा मो किशन के आसपास हर कोई विदेशी था। नी यांग को देखते हुए आंटी लिसा की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। नमस्ते मिस नी। हे भगवान, यह पूर्वी लड़की बहुत सुंदर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा स्वामी उस पर इतना मोहित है। नमस्ते आंटी लिसा। नी यांग ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। हालांकि वह खूबसूरत थी, लेकिन वह अलग थलग नहीं दिखती थी। वह एक दोस्ताना माहौल देती थी, कुछ ऐसे लोगों से अलग जो अपनी शक्ल और प्रतिभा के कारण घमंडी रवैया अपनाते थे। मो किशन ने नी यांग को विला से बाहर निकाला। किसी तरह वू डेमिंग पहले से ही विला के गेट के बाहर इंतजार कर रहा था। मो किशन और नी यांग को आते देख उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला। भाई 6, भाभी 6। अपनी भाभी के घर जाओ, मो किशन ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। ठीक है। वू डेमिंग एक कुशल ड्राइवर था और वे जल्द ही जिंगुआ गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए।
जिंगुआ गांव की सड़कें अच्छी नहीं थीं और सेडान का ग्राउंड क्लियरेंस कम था, इसलिए उसे वहां नहीं चलाया जा सकता था। उन्हें गांव के बाहर पार्क करना पड़ा। वू डेमिंग ने कहा, भाभी, क्या मैंने नहीं सुना कि आपने शहर में एक जगह खरीदी है? हाँ। नी यांग ने सिर हिलाया। वू डेमिंग ने आगे कहा, तो फिर तुम यहां क्यों नहीं आ गए? शहर में आना जाना कितना सुविधाजनक है। यहां से तुम्हारे घर तक पैदल जाने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। अध्याय 637, अमीर बनने के लिए पहले सड़क बनाओ। 2। नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर में बहुत शोर है। ग्रामीण इलाका ज्यादा शांत है। घर लौटते समय थोड़ी कसरत करने का यह अच्छा मौका है। यद्यपि शहर में हलचल थी, फिर भी नी यांग को वहां अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसे ग्रामीण इलाकों से बहुत लगाव था। हालांकि वू डेमिंग के शब्दों ने उसे कुछ याद दिला दिया। वू डेमिंग ने आगे कहा, छठी भाभी, मैंने सुना है कि आप रियल एस्टेट में निवेश कर रही हैं। आपने शहर में कितनी संपत्तियां खरीदी हैं? नी यांग ने एक पल सोचा, शायद 20 से ज्यादा। मैं गिनती भूल गई हूं। फिर बहुत अधिक घर होने से अपनी परेशानियां भी आती हैं। वू डेमिंग ने मुश्किल से निकला, फिर नी यांग को अंगूठा दिखाया। वास्तव में परिवार के सदस्य सभी एक जैसे हैं। उसने मान लिया था कि केवल मो किशन ही मूर्खतापूर्वक इतने सारे घर खरीद रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नी यांग भी ऐसा ही करेगी। घर तो खाए नहीं जा सकते थे, इतने सारे घर खरीदने का क्या मतलब था? जब समय आएगा तो यदि वे उनके साथ फंस गए तो उन्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। नी यांग मंद मंद मुस्कुराई और मो किशेन की ओर देखने लगी। भाई मो, मुझे लगता है कि मैं पहले घर जाऊंगी। 1 मिनट रुको। मो किशेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या है? नी यांग ने उसकी ओर देखा। मो किशेन ने कहा, हम आपके घर के दरवाजे पर हैं। मुझे निश्चित रूप से आंटी से मिलना चाहिए। उसे एक अच्छा दामाद होने पर गर्व था। वू डेमिंग ने जल्दी से ट्रंक खोला और पहले से तैयार किए गए उपहार निकाले। छठे भाई, यह लो। मो किशन ने एक हाथ से नी यांग का हाथ पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से उपहार लेते हुए कहा, डेमिंग, तुम पहले वापस जा सकते हो। 8 या 9 बजे के आसपास आकर मुझे ले जाओ। ठीक है, वू डेमिंग ने सिर हिलाया। हाथों में हाथ डाले, मो किशन और नी यांग नी परिवार के घर की ओर चल पड़े। यद्यपि रात हो चुकी थी, फिर भी उनका सामना कुछ ग्रामीणों से हुआ। मो किशन बहुत विनम्र युवक था और वह हर किसी का अभिवादन करता था। नी कुई हुआ रसोई में खाना बना रही थी। उस शाम वे हॉटपॉट डिनर कर रहे थे और तले हुए हॉटपॉट बेस की सुगंध पूरे आंगन में फैल रही थी। मो किशेन को देखकर नी कुई हुआ ने आश्चर्य व्यक्त किया, जियाओ मो, तुम कब वापस आए? मो किशेन ने जवाब दिया, चाची, मैंने आज दोपहर 1 बजे की उड़ान ली। नी कुई हुआ ने सिर हिलाया। हॉटपॉट डबल फ्लेवर वाला पॉट था। नी यांग, जिसे हमेशा मसालेदार खाना पसंद था, अपनी भूख मिटाने के लिए साफ शोरबा पॉट को चबाते हुए लाल पॉट को देखती रही। अपनी भूख मिटाने के लिए साफ शोरबा पॉट को चबाते हुए लाल पॉट को देखती रही। सौभाग्य से पारदर्शी हॉटपॉट का सूप बेस भी बहुत स्वादिष्ट था। हॉटपॉट ठंड के मौसम के लिए एक आदर्श व्यंजन था और कुछ ही देर में नी यांग की नाक की नोक पर पसीने की बूंदें जमने लगी। जियाओ मो, क्या तुम 18 तारीख को फ्री हो? नी कुई हुआ ने मो किशेन की ओर देखा। आंटी, क्या आपको कुछ चाहिए? मो किशेन ने उत्सुकता से नी कुई हुआ को देखा। यहां तक कि नी यांग भी थोड़ा उत्सुक था। नी चंगगुई ने एक बड़ी मछली की गेंद को काटा और कहा, कुछ अच्छा होने वाला है। आंटी नी, कौन सी अच्छी बात है? नी यांग ने पूछा। नी चंगगुई ने बिना कुछ कहे केवल हंसते हुए अपनी सब्जियां खाना जारी रखा। नी कुई हुआ ने आगे कहा, आपके चाचा शांगगुआन ने आज मुझे बताया कि वे 18 तारीख को मिलने आएंगे। मो किशेन को भी कुछ समझ में आया और उसने तुरंत सिर हिलाया, मैं आजाद हो जाऊंगा, आंटी। मैं हाल ही में काफी आलसी रहा हूं। नी कुई हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम फ्री हो, इसलिए उस दिन आ जाओ, जियाओ मो, और ज्यादा लोगों से मिलो। ठीक है, मो किशेन ने सिर हिलाया। रात के खाने के बाद नी यांग ने मो किशेन को घर तक पहुंचाया, लेकिन वह केवल उसे गांव के किनारे तक भेजने के लिए जिम्मेदार थी।
यांगयांग, यह अंकल शंगगुआन कौन है? मो किशेन के पास खाने की मेज पर पूछने का साहस नहीं था। नी यांग ने जवाब दिया, अंकल शंगगुआन मेरी माँ के बॉयफ्रेंड हैं। उनका पूरा नाम शंगगुआन देहुई है। मो किशन क्षण भर के लिए चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नी कुई हुआ को इतनी जल्दी एक साथी मिल जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि 18 तारीख की बैठक में निश्चित रूप से रिश्तेदारों को धन्यवाद देने का निहितार्थ था। तथ्य यह है कि नी कुई हुआ ने उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिसका अर्थ था कि वह उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी। मो किशेन के मुंह के कोने अनायास ही मुस्कुराहट में सिकुड़ गए। यह अच्छी बात है। आंटी अभी भी जवान हैं, उनके पास एक साथी होना चाहिए। मो किशेन ने नी यांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। नी यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, मुझे पता है। एक सामान्य बच्चे को जब पता चलता है कि उसकी माँ किसी अन्य साथी की तलाश कर रही है, तो उसे आमतौर पर कुछ शंकाएं होती हैं और उसे किसी को यह बात बतानी पड़ती है। लेकिन नी यांग नहीं। वह वास्तव में नी कुई हुआ की खुशी की कामना करती थी। यही कारण है कि मो किशन उससे इतना प्यार करता था, क्योंकि वह मानता था कि इस दुनिया में उससे अधिक समझदार कोई और नहीं है। उसके साथ रहने से व्यक्ति को पूर्णतः आराम महसूस हो सकता है। घर वापस आकर नी यांग तुरंत बिस्तर पर नहीं लेटी। इसके बजाय वह अपनी डेस्क पर बैठ गईं और पूरी तरह से डिजाइन बनाने में व्यस्त हो गईं। अगले दिन नी यांग अपना बैलेंस चेक करने के लिए बैंक गई। घर लौटने के बाद वह गांव के मुखिया के घर गई। नी यांग जिंगुआ गांव में काफी लोकप्रिय थी और गांव के मुखिया के घर में भी यह कोई अपवाद नहीं था। गांव के मुखिया ली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने ऐसी चाय की पत्तियां निकाली जो आमतौर पर केवल त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही बनाई जाती थी। अध्याय 638, अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ 3। नी यांग ने खड़े होकर ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया चाय का कप लिया और कहा, आपको वास्तव में इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, ग्राम प्रधान। मैं यहाँ केवल आपसे कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। गांव के मुखिया ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बहुत बढ़िया है, हम चाय का आनंद लेते हुए बातचीत कर सकते हैं। नी यांग ने चाय की चुस्की ली और आगे कहा, ग्राम प्रधान ली, हमारे गांव की सड़कें हर बार बारिश के समय कीचड़ से भर जाती हैं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए उन पर चलना बहुत असुविधाजनक है। यांगयांग, क्या तुम सड़क की मरम्मत के बारे में सोच रहे हो? गांव के मुखिया ली ने नी यांग के शब्दों से अनुमान लगाया। हाँ, नी यांग ने पुष्टि में सिर हिलाया। गांव के मुखिया ली ने सिगरेट का कश लिया। यांगयांग, तुम्हें हमारे गांव की स्थिति पता है। तुम्हारे वापस आने से पहले हर कोई मांस भी नहीं खरीद सकता था। फिलहाल सरकार की ओर से कोई सहायक नीति नहीं है। सड़क निर्माण के बारे में बात करना आसान है, लेकिन इसके लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। अगर हमारे गांव का हर घर 100 युआन भी दे दे, तो भी यह लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सड़क निर्माण में पत्थर, सीमेंट, रेत और मजदूरों के वेतन और जीवनयापन भत्ते की जरूरत होती है। कुल मिलाकर इसकी लागत कम से कम 1 लाख युआन से ज्यादा होगी। यह कोई छोटी रकम नहीं है। नी यांग ने एक छोटी नोटबुक निकाली और आगे कहा, ग्राम प्रधान ली, मैंने हिसाब लगाया है कि हमारे गांव को लगभग 20 किलोमीटर सीमेंट सड़क की जरूरत है। लगभग 4.5 मीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर मोटी सड़क बनाने के लिए लगभग 240 टन सीमेंट, 1920 टन रेत की जरूरत होगी और मजदूरी लागत वगैरह मिलाकर इसकी लागत लगभग 1 लाख युआन होगी। मैं यह 1 लाख युआन खर्च करूंगा। इसके बाद के युग में 138 युआन प्रति मीटर की कीमत के आधार पर 20 किलोमीटर की सीमेंट सड़क की लागत कम से कम 2 मिलियन युआन से अधिक होगी। हालांकि यह 1980 का सस्ता और किफायती दशक था। अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। नी यांग ने इस बारे में बहुत सोचा था। वह जिंगुआ गांव में सड़क बनाने में मदद करना चाहती थी। उसने सोचा कि केवल इसी तरह से भविष्य में गांव का और विकास हो सकता है। उसकी बातें सुनकर गांव का मुखिया ली दंग रह गया। यांगयांग, तुमने अभी क्या कहा? 1 लाख युआन। वह कोई छोटी रकम नहीं थी। नी यांग ने कहा, ग्राम प्रधान ली, आपने सही सुना। मैं पूरी तरह से शांत हूं।
मैं सड़क बनाना चाहता हूँ। गांव के मुखिया ली ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। यांग, क्या तुम्हारी माँ को इसके बारे में पता है? नी यांग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपनी माँ से इस बारे में चर्चा कर ली है। नी कुई हुआ भी बहुत आभारी व्यक्ति थी। जिंगुआ गांव के ग्रामीणों ने हमेशा उसके और उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया था। अब जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है तो उनके लिए जिंगुआ गांव को कुछ वापस देना ही उचित है। दूसरों की मदद करना भी आत्मसहायता का एक रूप हो सकता है। यांग, क्या तुम सचमुच मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो? गांव के मुखिया ली को अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। नी यांग ने बहुत गंभीरता से कहा, ग्राम प्रधान ली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप सड़क बनाने के लिए सहमत हैं, तो हम कल से ही इसे लागू करना शुरू कर सकते हैं। फिर निर्माण दल प्रतिपूर्ति के लिए मेरे पास आ सकता है। यांग, सभी गांव वालों की ओर से धन्यवाद। गांव के मुखिया ली खड़े हुए और नियांग को प्रणाम किया। एक निश्चित चिकित्सा प्रयोगशाला में सफेद लैब कोट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए एक पतली महिला लैब बेंच के आसपास चहलकदमी कर रही थी। चांदी जैसे बालों वाली एक बुजुर्ग महिला उसके सामने बैठी थी। डॉक्टर जियाओरान, पहचान के परिणाम कैसे हैं? लेडी शांगगुआन उस समय बहुत घबराई हुई और असहज थी। वह पहचान के नतीजों का इंतजार कर रही थी। उसे अंदेशा था कि नी कुई हुआ किसी तरह उससे बंधा हुआ है। यदि नहीं, तो फिर शायद उसे इस जीवन में अपनी बेटी कभी न मिले। डॉक्टर जियाओरान ने एक टेस्ट ट्यूब में लाल तरल को नीले तरल से भरे दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला। चाची किंग, चिंता मत करो, पहचान के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नतीजे नहीं आए? लेडी शांगगुआन चिंतित हो गईं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि नतीजे 3 महीने में आएंगे? अभी तक कोई नतीजे क्यों नहीं आए? डॉक्टर जियाओरान ने माफी मांगी। पहचान मशीन में कुछ समस्या है, इसलिए इसमें कुछ समय और लग सकता है। आंटी किंग, मुझे आपको इतने समय तक इंतजार करवाने के लिए बहुत खेद है। यह सुनकर लेडी शांगगुआन ने आह भरी। डॉक्टर जियाओरान ने लेडी शांगगुआन की ओर देखा और पाया कि उनका रंग बदला हुआ लग रहा था। चाची किंग, क्या आपकी खांसी हाल ही में बदतर हो गई है? लेडी शांगगुआन ने जवाब दिया, यह ज्यादा खराब नहीं हुआ है, यह अभी भी वैसा ही है। डॉक्टर जियाओरान का माथा सिकुड़ गया। डॉक्टर जियांग ने क्या कहा? लेडी शांगगुआन ने डॉक्टर शियाओरान के सवाल का सीधे जवाब देने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, हमें और कितना इंतजार करना होगा? डॉक्टर जियाओरान ने जवाब दिया, नई मशीन अभी भी भेजी जा रही है। पहचान प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय को जोड़ते हुए मुझे डर है कि हमें नए साल के बाद तक इंतजार करना होगा। यह कहने के बाद उसने कहा, यदि आप जल्दी में हैं तो मैं आपके लिए एक भरोसेमंद डॉक्टर की सिफारिश कर सकती हूँ। लेडी शांगगुआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अब केवल आप पर भरोसा है। अध्याय 639, मीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। 4। डॉक्टर शियाओरान ने अपना काम रोक दिया। बूढ़ी श्रीमती झेंग के सामने बैठ गईं, हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। अकिंग, आपकी बीमारी को अब और टाला नहीं जा सकता। अगर डॉक्टर जियांग को आपका इलाज करने का भरोसा नहीं है तो आपको जल्द से जल्द दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर जियाओरान फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षित हैं। मानव स्वास्थ्य के बारे में उनकी समझ बहुत व्यापक नहीं है। उसने केवल बूढ़ी श्रीमती शांगगुआन के चेहरे पर एक विशेष रूप से अस्वस्थ पीलापन देखा। श्रीमती झेंग ने हंसते हुए कहा, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। इसका डॉक्टर जियांग के चिकित्सा कौशल से कोई लेना देना नहीं है। जियाओरान, मैं डॉक्टर जियांग पर उतना ही भरोसा करती हूँ जितना कि तुम पर। वह अपनी आधी जिंदगी डॉक्टर जियांग के पास ही बिताती रही है। उसकी सभी बड़ी छोटी बीमारियों का इलाज डॉक्टर जियांग ही करते थे। अगर अब अचानक से वह उनकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को रख ले तो क्या डॉक्टर जियांग के लिए यह मुश्किल नहीं होगा? श्रीमती झेंग एक ऐसी व्यक्ति थी जो रिश्तों को बहुत महत्व देती थी। डॉक्टर शियाओरान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। अकिंग, यह भरोसे की बात नहीं है। डॉक्टर जियांग बूढ़े हैं, उनकी शिक्षा पुराने जमाने की है। कुछ युवा डॉक्टर वास्तव में उनसे ज्यादा पेशेवर हैं। डॉक्टर जियाओरान पहले डॉक्टर जियांग से मिल चुके थे।
वह बहुत दयालु वृद्ध व्यक्ति थे। डॉक्टर जियाओरान को उसके चरित्र पर संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता उतनी मजबूत नहीं थी। श्रीमती झेंग ने आगे कहा, मैं समझ गई। ठीक है, चलो इस पर आगे चर्चा नहीं करते। अगर पहचान के नतीजे तैयार हैं, तो पहले मुझे सूचित करना सुनिश्चित करें। हाँ। डॉक्टर जियाओरान ने सिर हिलाया और श्रीमती झेंग को बाहर ले गए। बटलर लियू प्रयोगशाला के दरवाजे पर खड़ा था। डॉक्टर जियाओरान को श्रीमती झेंग की मदद करते देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा और श्रीमती झेंग का हाथ पकड़ लिया। मैडम। श्रीमती झेंग आश्चर्यचकित हो गईं। बटलर लियू, आप यहाँ क्यों हैं? उसने किसी को नहीं बताया कि वह आ रही है। मैडम, पहले हम कार में बैठ जाएं। बटलर लियू ने श्रीमती झेंग के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया और कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, एक बूढ़ी आवाज हवा में गूंज उठी, अकिंग, पहचान के नतीजे कैसे हैं? श्रीमती झेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि श्री झेंग जुन उनके बगल में बैठे हैं। वर्षों से श्री झेंग जून ओपेरा और बागवानी में व्यस्त थे। उन्हें बाहरी दुनिया या झेंग परिवार के अंदर क्या हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं थी। इन सभी मामलों को श्रीमती झेंग अकेले ही संभालती थी। इससे पहले जब श्रीमती झेंग अपनी बेटी की तलाश में व्यस्त थीं, तो श्री झेंग ने इसमें अपनी नाक नहीं घुसाई थी। लेकिन इस बार मिस्टर झेंग भी उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, जिससे मिसेस झेंग को आश्चर्य हुआ। श्रीमती झेंग ने अपना सिर हिलाया। जियाओरान ने कहा कि मशीन में कुछ समस्याएं हैं। हमें नई मशीन आने का इंतजार करना होगा। पहचान के नतीजे नए साल के बाद ही आएंगे। यह सुनकर मिस्टर झेंग ने आह भरी। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद मिस्टर झेंग फिर बोले, क्या वह बच्चा सचमुच हमारी टिंगटिंग जैसा है? हाँ, श्रीमती झेंग ने सिर हिलाया। बहुत समान, विशेष रूप से उसकी बेटी, वह बिल्कुल टिंगटिंग की तरह दिखती है जब वह छोटी थी। अकिंग, मिस्टर झेंग ने अचानक मिसेस झेंग को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई। क्या आपको लगता है कि मुझे इस जीवनकाल में टिंगटिंग को देखने का मौका मिलेगा? मिस्टर झेंग मिसेस झेंग से 12 साल बड़े थे। इस वर्ष उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो गई है। उसे डर था कि शायद वह अपनी इकलौती बेटी को कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा नहीं था कि इतने वर्षों में उन्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती थी, बस उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। उसे डर था कि उसकी यह लालसा श्रीमती झेंग पर भावनात्मक बोझ डाल देगी, इसलिए उसने बागवानी और नाटकीय कलाओं में सांत्वना तलाशी। लेकिन हाल ही में उन्हें महसूस हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उन्हें अक्सर अपने दिवंगत माता पिता के सपने आते थे। वे उसके सपनों में बात नहीं करते थे, वे सिर्फ मुस्कुराते थे और उसे अपने पास आने का इशारा करते थे। श्री झेंग को लगातार यह एहसास होता रहा कि उनका अंत निकट है। मिसेस झेंग की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम टिंगटिंग से जरूर मिलोगी। हम दोनों साथ में टिंगटिंग से मिलेंगे। बुजुर्ग दंपति एक साथ रोने लगे। कार में माहौल घुटन भरा और तनावपूर्ण हो गया। काफी देर के बाद दोनों वृद्ध लोग अपनी भावनाओं को शांत करने में सफल हुए। श्रीमती झेंग ने बटलर लियू से बात की जो आगे गाड़ी चला रहा था। बटलर लियू, चलो डॉक्टर वांग के पास चलते हैं। उस समय वहां 2 बाल थे। एक डॉक्टर जियाओरान को दिया गया और दूसरा डॉक्टर वांग को दिया गया। ठीक है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें डॉक्टर वांग पर भरोसा नहीं है? मिस्टर झेंग ने अपना सिर घुमाकर मिसेस झेंग की ओर देखा। यद्यपि श्री झेंग की झेंग परिवार में ज्यादा उपस्थिति नहीं थी और वह पारिवारिक मामलों में शामिल नहीं थे, फिर भी परिवार के बारे में उनका ज्ञान श्रीमती झेंग से कम नहीं था। श्रीमती झेंग ने आगे कहा, क्या होगा यदि डॉक्टर वांग उपयोगी सबूत लेकर आएं? इस बिंदु पर वे थोड़ी सी भी आशा नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 640, अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। 5। बूढ़े मिस्टर झेंग ने सिर हिलाया। डॉक्टर जियाओरान ने उस दिशा को देखा जिसमें सेडान गायब हो गई थी और एक गहरी सांस छोड़ी। जिस दिन से उसे यह सब याद आया, श्रीमती झेंग अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। यह खोज 20 साल से भी ज्यादा समय से चल रही थी। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी और उसे बच्चा होने वाला था, लेकिन श्रीमती झेंग को अभी भी अपनी उम्मीद नहीं मिली थी। डॉक्टर जियाओरान प्रयोगशाला की ओर मुड़े और फोन किया। नमस्ते लाला।
मुझे एक मदद चाहिए। दूसरी तरफ से एक सुंदर आवाज आई, क्या है जियाउरान? मेरे डिटेक्टर में कुछ गड़बड़ है। क्या आप मुझे डीएनए पहचान में मदद कर सकते हैं? जरूर। धन्यवाद लाला। डॉक्टर जियाउरान ने आगे कहा, तो मैं इसे तुरंत आपके पास ला दूंगा। डॉक्टर शियाओरान के साथ फोन पर बात करने वाला व्यक्ति झोला है, जो उनकी कॉलेज की सहपाठी और बहुत अच्छी दोस्त है। हालांकि श्रीमती झेंग दूसरों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन डॉक्टर जियाओरान झोला पर विश्वास करते हैं। इस तरह इंतजार करने के बजाय बेहतर है कि पहले झोला को पहचान करने दिया जाए। उसके नाम पर यह बात होने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फोन रखने के बाद डॉक्टर जियाओरान अपनी साइकिल पर सवार होकर झोला को सामग्री देने के लिए चली गईं। झोला बहुत उत्साही व्यक्ति है। उसने सामग्री ली। आश्वस्त रहो जियाओरान, मैंने यह कर लिया है। डॉक्टर शियाओरान ने झोला को गले लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वह चाची अपनी जैविक बेटी को खोजने के लिए बहुत उत्सुक है। आपका स्वागत है। झोला ने डॉक्टर जियाओरान की पीठ थपथपाई। उसने भी किसी प्रियजन को खोने का दर्द अनुभव किया था, इसलिए वह बिछड़ने का दर्द जानती थी। यहाँ बूढ़ी श्रीमती झेंग और बूढ़े श्री झेंग डॉक्टर वांग के स्थान पर पहुंचे। डॉक्टर वांग ने बुजुर्ग दंपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। वृद्ध श्रीमती झेंग ने बिना कोई बात घुमाए सीधे ही अपना अनुरोध कर दिया। डॉक्टर वांग ने अपना चश्मा ऊपर उठाया जो उनकी नाक पर टिका हुआ था। श्रीमान और श्रीमती झेंग, कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें। बूढ़ी श्रीमती झेंग ने सिर हिलाया। बूढ़े मिस्टर झेंग ने अपने हाथ में पकड़े हुए कप से पानी का एक घूंट लिया। तभी डॉक्टर वांग ने पहचान रिपोर्ट निकाली। दुर्भाग्य से पहचान के परिणाम बताते हैं कि आप दोनों और दूसरे पक्ष के बीच कोई जैविक संबंध नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले से ही इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था, फिर भी बूढ़े मिस्टर झेंग और बूढ़ी मिसेज झेंग निराश हुए बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर बाद बूढ़ी श्रीमती झेंग ने डॉक्टर वांग के हाथ से पहचान रिपोर्ट ले ली। ठीक है, मैं समझ गई। डॉक्टर वांग ने आगे कहा, इस घटना को 34 साल हो चुके हैं। सब कुछ बदल गया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पर ज्यादा ध्यान न दें। जितनी ज्यादा उम्मीद होगी, उतनी ही ज्यादा निराशा होगी। आपकी उम्र में आप उथल-पुथल या झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। बूढ़ी श्रीमती झेंग ने सिर हिलाया। बूढ़े मिस्टर झेंग गुस्से से खड़े हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। भाड़ में जाओ अपने वर्तमान में जीना, क्योंकि खोई हुई लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। कई सालों के बाद यह पहली बार था कि बूढ़ी श्रीमती झेंग ने बूढ़े मिस्टर झेंग को इस तरह अपना आपा खोते देखा। उसने बूढ़े मिस्टर झेंग की ओर देखा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति सबसे कम परवाह करता है, वही सबसे अधिक परवाह करता है। डॉक्टर वांग चौंक गए। उनकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर झेंग, गुस्सा होने से इस स्थिति में कोई मदद नहीं मिलेगी। 33 साल हो गए थे। कौन जानता था कि उनकी बेटी मर चुकी होगी या नहीं। चलो चलें। बूढ़ी श्रीमती झेंग ने बूढ़े श्री झेंग की बाह पकड़ ली। बूढ़े मिस्टर झेंग ने अपनी कनपटी पर चुटकी काटी और बूढ़ी मिसेस झेंग के पीछे पीछे बाहर चले गए। तुम्हारे दादाजी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। जब वृद्ध दंपति चले गए तो एक युवक और युवती आंगन से प्रकट हुए। झेंग जियानजिंग ने गहरी सांस ली। मेरे दादाजी को मेरी चाची की बहुत याद आती है। मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम है। मुझे अब जाना है। कृपया मेरे चाचा से कहो कि वे मेरे दादाजी से नाराज न हो। युवक के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। उसने झेंग जियानजिंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, जियानजिंग, क्या हमने बाद में फिल्म देखने जाने पर सहमति नहीं जताई थी? यह युवक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वांग का बेटा वांग शियाओशिंग था। झेंग जियानजिंग ने कहा, मेरे पास वाकई कुछ है। जब मैं खाली होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ फिल्म देखने जाऊंगा। इस बिंदु पर वांग शियाओशिंग का कोई मूल्य नहीं बचा था। स्वाभाविक रूप से वह उसे एक तरफ धकेलने के लिए तैयार थी। अगर उसे शादी करनी होती तो वह मिस्टर मोग से शादी करती। वांग शियाओशिंग जैसे पुरुषों के लिए वह मुश्किल से ही उसका जूतावाहक बनने के योग्य था। हमारे बारे में क्या है?
झेंग जियांजिंग ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हमारे बारे में क्या? वांग शियाओशिंग ने कहा, मेरा मतलब हमारे रिश्ते से है, जियांजिंग। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझ पर विचार करोगे, मुझे एक मौका दोगे? झेंग जियांजिंग ने अफसोस के साथ कहा, जियाओशिंग, मुझे लगता है कि मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।